दुनिया भर में हमारे तमाम देखने वालों को कामरान खेमानी का सलाम पहुँचे। हमारा आज का प्रोग्राम आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड बराए पाकिस्तान की पेशकश है। साहिबान सिलसिले का ये पहला प्रोग्राम जिसका उन्वान मेंटेनिंग फैमिली हार्मनी एंड बैलेंस आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। साहिबान का जो लफ्ज़ है उसका मतलब है शेल्टर, जो हमें धूप से, बारिश से, मौसम की सख्तियों से निमटने में मदद देता है। हमारा घर हमारा साहिबान होता है जो हमें न सिर्फ प्रोटेक्शन देता है बल्कि इसके अलावा हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट देता है। हमारी फैमिली हमें मुश्किलात से निमटने में मदद देती है। इस प्रोग्राम का तसव्वुर इसी चीज़ पर बेस है कि जो हमारा घर है, हमारी जो फैमिली है, वो किस तरह से हमें क्राइसिस से निमटने में हेल्प कर सकती है। हमारे इस प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है नौशीन पीरवानी। नौशीन पाकिस्तान से हैं मगर अब कनाडा रहती हैं, तो इसलिए उन्हें दो बेहतर माहौल के हवाले से तबसरा करने की सहूलत हासिल है। हमें उम्मीद है कि साहिबान सिलसिले का ये पहला प्रोग्राम आपको सोच के नए पहलू डिस्कवर करने में हेल्प करेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रोग्राम अपनी तमाम फैमिली के साथ देखेंगे और इस पर गौर व फिक्र करके हमें अपनी आरा से नवाजेंगे ताकि हम इस सिलसिले के मज़ीद प्रोग्रामों को आपकी खिदमत में पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आज इनवाइट किया है मोहतरमा नौशीन पीरवानी को, जो हमें कनाडा से ज्वाइन करेंगी। नौशीन ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, आप अपने बारे में हमें बताइए, आपके क्या क्या एरियाज और क्या क्या तजर्बात हैं, इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू का आगाज करें। थैंक यू सो मच कामरान। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी रूट्स के साथ दोबारा कनेक्ट हो सकूं। So it's a nice feeling. So thank you so much for giving me this opportunity. So very briefly, मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। I still find myself as a learner. तो मेरा main focus of work has always been in sensitive topics like sexual and reproductive health of adolescents, community. I have worked with my colleagues at AKU for women empowerment projects. इसके अलावा एडवोकेसी एंड राइट्स के ऊपर जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बात करने का मुझे मौका मिला, सीखने का मौका मिला मेरे कॉलीग्स के साथ और प्रोफेशनल एसोसिएशंस के साथ। चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड अब्यूज़ इज़ अनदर टॉपिक जिस पे मुझे थोड़ा बहुत अबूर हासिल है और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे भी वक्त मिले उससे हम लोगों के साथ ये चीज़ें बांट सकें। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम नौशीन के साथ आज की इस गुफ्तगू के एक सफ़र पर हम चलें जिसमें हम ये देखें कि मुश्किलात के दिनों में हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारे रिश्ते किस तरह से मसाइल को हल करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। हमारे वो व्यूअर्स जो हमें इस्माइली पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हम अपनी एक्सपर्ट के ज़रिए कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे मसाइल जिनका इस मुख्तसर वक्त में हम जायजा भी ले सकें और जिनको हम रिस्पॉन्ड भी कर सकें। सो वी विल ट्राई टू डू दैट। और अब हम चलते हैं हमारी जो आज की थीम है, और आप लोगों से गुजारिश है कि आपके आसपास जो अगर आपकी फैमिली मौजूद है, कोशिश करें कि ये कलेक्टिवली इस प्रोग्राम को देखें, क्योंकि ये प्रोग्राम की जो अहमियत है इसके टाइटल से थोड़ी सी आगे तक है, क्योंकि हम जो आज बात कर रहे हैं बेसिकली हम 3 एरियाज को कवर कर रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक खुशहाल घराना, उसके लिए क्या खुसूसियात होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोजिशंस ऑफ अ हैप्पी हेल्दी फैमिली। क्योंकि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक घर किस तरह से हम बना सकते हैं एक खुशहाल और एक हैप्पी और हेल्दी, ये हमारा पहला एरिया है। दिस वी कुड कॉल आवर फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोग्राम। सेकेंड फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, very relevant to our current circumstances. We are going to talk about the types of crisis, short term, long term, ऐसे क्राइसिस जिनको हमें रिस्पॉन्ड करना है, ऐसे क्राइसिस जिनका हम जायजा ले सकेंगे। करंट अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, किस तरह से उसने हमारी जिंदगियों में
तब्दीली पैदा की है, किस तरह से हम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बड़ी अहम चीज है। कई मर्तबा हम मुश्किलात को देखते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या हो गया, हम तो बिल्कुल, हमारे लिए दुनिया बदल गई है, एंड हमें उसमें से एक पॉजिटिव आउटपुट निकालनी है। और पॉजिटिव आउटपुट का जो व्हीकल है वो हमारा तीसरा फेस है, और वो है कि किस तरह से हमारे घर वाले एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके टीम की हैसियत से उन मुश्किलात का सलूशन निकाल सकते हैं। तो ये जो 3 फेसेस हैं, इस पर हमें बात करना है। आप लोगों से गुजारिश है, जो हमारे नाज़रीन हैं, प्लीज़ इस मैसेज को भी आगे बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड पाकिस्तान की इस बेहतरीन काविश से, इस बेहतरीन एंडेवर से, जो कि साहिबान सीरीज़ का पहला प्रोग्राम है, उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप ऑन अ संडे मॉर्निंग, स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका, बट ट्राई टू डू एन अर्ली ब्रेकफास्ट एंड एंजॉय द शो एज वेल। नौशीन, पहला सवाल आपसे हम करेंगे, क्योंकि आप हमारी एक्सपर्ट हैं, आप हमारे सवालात को कुछ एड्रेस करेंगी। और पहला सवाल है, व्हाट इन योर ओपिनियन आर द कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ हैप्पी हेल्दी फैमिली? अच्छा, मैं इसमें कुछ चॉइसेस देता हूं और यही सवाल हमारा नाजरीन से भी है, वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के जरिए हम कह सकते हैं कि खुशहाल घराने को हासिल कर सकते हैं? क्या एजुकेशन जरूरी है इस चीज के लिए? क्या हेल्दी होना एक हैप्पी फैमिली के लिए जरूरी है? या म्यूचुअल डायलॉग और कम्युनिकेशन जिसके जरिए हम मसले को हल करें? या आपकी राय में अगर कोई और ऐसी चीज है जो कि एक खानदान को एक खुशहाल खानदान बना सकती है, तो आप इन एलिमेंट्स को अगर आप इन ऑर्डर बता सकें कि पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए। नौशी। Okay, thank you, Kamran. Before I go further, I would request the slideshow to be on, please. And मैं एक disclaimer के साथ अपनी बात का आगाज करना चाहूँगी। Disclaimer ये है कि we all are learner at this stage, और मैं अपने आप को खासकर इस टॉपिक के हवाले से स्टिल लर्नर समझती हूँ, क्योंकि आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई बैलेंस and my harmony, and it is not an easy thing to do. तो हम सब इसमें एक साथ हैं। तो यहाँ डिस्क्लेमर मेरा ये है कि यस, आपने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया, बट आई डोंट फाइंड माई सेल्फ एज एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक, but I can share some facts and some theoretical concepts जिसको हम मिलके समझ सकते हैं आज के दौर में जो पेंडेमिक की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं, और इस वक्त ये पहले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है बात कि हम इस पे बात कर सकें। तो जर्नी कंटिन्यूस। सो इस डिस्क्लेमर के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। ये वाले टॉपिक्स जो अभी कामरान ने बताए हमें, ये 3 टॉपिक्स हैं, और उसको सिर्फ मैं रीइटरेट करना चाहूँगी कि हम शुरू होंगे एलिमेंट्स ऑफ फैमिली के साथ, और जो कामरान ने इस वक्त सवाल फॉरवर्ड किया है वो यही है कि एक एलिमेंट क्या है अच्छी फैमिली का। सो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो यू विल सी अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली। सो कैन आई हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? अगर हम ब्रीफली इस पिक्चर को देखें तो क्या हम ये कहेंगे कि ये एक हैप्पी फैमिली है? क्या हम ये इस पिक्चर के हर पहलू को देखते हुए, क्या हम अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी वैल्यूज, अपने परसेप्शन को देखते हुए क्या हमें लगेगा कि ये एक हैप्पी फैमिली है? बहुत सारे जवाबात ये होंगे हाँ, बिकॉज दे ऑल आर स्माइलिंग, बिकॉज स्माइल एक ऐसी चीज है जो हर चीज का तोड़ है। तो वो कहेंगे ये हैप्पी है। बट किसी और पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जिसमें इर्द गिर्द के माहौल को भी नोटिस किया जाए, तो शायद कहा जाएगा कि छत टपक रही है, एक बिस्तर पे पूरी फैमिली सो रही है, उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, तो ये कैसे हैप्पी हो सकती हैं? खिड़की के ऊपर खिड़की के पट नहीं है, वो अखबार से जो है वो ढकी हुई है, और बहुत सारे और पहलू इस तस्वीर से निकल कर आ सकते हैं, और बहुत सारी और वैल्यूज निकल कर आ सकती हैं, अलग अलग परसेप्शंस हो सकते हैं। बट ये
एक नज़रिया है देखने का कि हैप्पीनेस इज़ रिलेटिव। तो एक हैप्पी और हेल्दी फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, वो रिलेटिव हैं कि किसी के लिए पैसे का ना होना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ना होना एक अनहैप्पीनेस की वजह है। बट किसी के लिए इसी पैसों का ना होना हैप्पीनेस की निशानी है कि उसे किसी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है कि कल कोई आएगा और मेरी चीज़ चुरा के ले जाएगा। मुझे किसी लॉस का खतरा नहीं है। आई लिव बाय paycheck to paycheck और इट्स ओके बिकॉज़ नाउ आई एम हैप्पी। मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ जो मेरा दिल करता है। तो हैप्पीनेस इज़ वेरी रिलेटिव। बट येस, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम सबको पता होने चाहिए, जिसके लिए हमें स्ट्राइव करना चाहिए, कि वो हमारी लाइफ के अंदर मौजूद हो ताकि हम एज फैमिली ग्रो कर सकें। और वो जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली जब हमने ये सेशन शुरू किया था तो टीम ने आइडेंटिफाई किए थे कुछ एस्पेक्ट्स जो ऑडियंस ने और पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया था कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो फैमिली को हैप्पी रखने में मदद करते हैं। तो उन एलिमेंट्स में से जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट उभर कर सामने आया था वो था एजुकेशन का। और जब ये पूछा गया कि इस पैंडेमिक की वजह से कौन सा एस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कहा गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये कि एजुकेशन हमारे लिए शायद ज़्यादा मायने रखते हैं क्योंकि वो फैमिली को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, विच इज़ ट्रू बिकॉज़ तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे ले जाती है। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए एवेन्यूज़ ओपन करती है। और हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत मेहनत करते हैं इस बात के लिए कि हम हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट मिले थ्रू एजुकेशन। और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। प्लस सेक्युलर एजुकेशन इज़ नाउ नो मोर अ कॉन्सेप्ट ओनली, कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज़। सो यहाँ जब मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ तो दिस इज़ एजुकेशन दैट वी गेट फ्रॉम मीटिंग पीपल, लोगों से बातचीत करके, लोगों से के साथ रह के हम सीखते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अनदर एस्पेक्ट है जो कि इस वक्त का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इशू है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सो प्रोबेबली अगर इस सेशन से ये जानने की कोशिश की जाए कि हम कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, तो मे बी ये एक दूसरा सेशन हो सकता है विद द एक्सपर्ट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर बात कर सके। बट डेफिनेटली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। इस वक्त बहुत सारी फैमिलीज इस चैलेंज से गुजर रही हैं। तो उन्हें क्या चाहिए? सपोर्ट सिस्टम विद इन द फैमिली एंड आउटसाइड द फैमिली। सो विद इन द फैमिली सपोर्ट सिस्टम अगर वीक होता है तो एक्सटर्नल हेल्प अच्छे से यूटिलाइज नहीं की जा सकती है। और इसीलिए जब हम थोड़ा सा आगे इस डिस्कशन में जाएंगे तो वी विल डाइसेक्ट कि सपोर्ट सिस्टम की क्या एग्जांपल्स हैं। एंड डेफिनेटली सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। आपका हेल्दी होना, आपका मेंटली हेल्दी होना, आपका फिजिकली हेल्दी होना, जो इस वक्त का चैलेंज है क्योंकि फिजिकल इलनेस, फिजिकल कंसर्न सबसे ज़्यादा है लोगों में। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि वेलबींग की हम बात करते हैं और शायद मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही हूँ फ्रॉम टॉपिक बट जस्ट बिकॉज आई थिंक दैट दिस इज इम्पोर्टेंट टू शेयर कि अब हर वक्त लोगों के चेहरों पे मास्क है। एक नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ देखी जाए तो एक छोटा बच्चा अपने एनवायरनमेंट में फेशियल क्यू से सबसे ज्यादा लर्न करता है, पिक करता है। और इस वक्त चूंकि दुनिया एक ऐसे दौर पे चल रही है जहाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो आप सोचें कितनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ और सोशल वेलबींग और लर्निंग हैम्पर्ड है ऑफ ग्रोइंग किड्स इवन विद पीपल। जैसे हम यहाँ पे जब शॉप करते हैं तो एक बहुत आम फहम सी आदत है लोगों की, और खासकर जहाँ मैं रहती हूँ इट्स कॉल्ड फ्रेंडली मैनिटोबा। तो लोग मिलते हैं तो वी यूज्ड टू स्माइल एट ईच अदर, वी यूज्ड टू से हेलो,
हम सुपर स्टोर पर हों तो हम क्यू में खड़े अगर वेट कर रहे हैं तो एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ। नाउ वी कैन नॉट डू दैट। और अगर इवन हम स्माइल भी कर रहे हों या उनको हेलो भी बोल रहे हों तो मास्क के पीछे से नजर नहीं आता है। तो दिस इज अ सोशल वेलबींग जो लोगों की अफेक्टेड है, एंड दिस इज अ फैक्ट, एंड दिस इज अ न्यू नॉर्मल और हमको उसके साथ गुजरना है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्पिरिचुअल वेलबींग। एंड स्पिरिचुअल वेलबींग से मेरी मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्ट लिया जाए। स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड रिलीजन। Spirituality is that you feel that you are happy. I'm still seeking my spirituality. I'm still seeking that, that transcendence, or वो happiness जो चुराई नहीं जा सके, जो छीनी नहीं जा सके. I'm still striving for that. So we all need those elements in life. But these elements may or may not present in your life. जरूरी नहीं है ये हर किसी को मयसर हो. तो असल चीज जो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज हैं उनके लिए क्या है? अब अगर इन पॉइंट्स को देखा जाए कि एक्सप्रेस अप्रिसिएशन एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर, एक दूसरे का की को बढ़ावा दिया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम करना चाहते हो, दैट्स ग्रेट, मैं तुम्हारे साथ हूँ. स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ईच अदर, चाहे अच्छा हो या बुरा हो. हर फैमिली के अंदर अच्छे और बुरे सोल्स होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ईच अदर कि हमें साथ रहना है, बिकॉज फैमिली यूनिट इज समथिंग दैट इफ दे स्टेज टुगेदर दे फ्लरिश टुगेदर एंड दे गो अ लॉन्ग वे. एंड देन एक दूसरे के साथ गुजारा हुआ इंजॉयबल टाइम, स्ट्रेस को मैनेज करना इफेक्टिवली, बिकॉज जब स्ट्रेस आता है तो एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स, कि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि वो अलग अलग तरीकों से प्रोजेक्ट होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, और कुछ जो है वो डर के खामोश हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. तो हाउ द स्ट्रेस एंड क्राइसिस अफेक्ट द फैमिली एंड हाउ दे कम आउट ऑफ इट एज वन यूनिट. And then spiritual well-being, as I said before. And then in सब का जो तोड़ है वो है communication में. Again, communication is the key. I have learned a long way about effective and positive communication. I'm still learning about ways to stay communicated, to communicate in a way where आपके थॉट्स आगे जा सके. और इसको हम एग्जाम्पल से बताएंगे, बहुत थ्योरेटिकल हो रहा है, बट मैं इसको आगे हम एग्जाम्पल के साथ इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगी. सो दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन और अ फैमिली टू नो कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली. अब इसके अंदर अगर आप देखें तो पिछली स्लाइड पे जो सारे ऑप्शंस थे वो नहीं है, बट वो एक प्री रिक्विजिट हो सकते हैं. तो चाहे वो ऑप्शंस हो या ना हो, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली, एक रिजिलियंट फैमिली, एक कनेक्टेड यूनिफाइड फैमिली के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए पर्सनली एज ए यूनिट. फिर उसके अंदर एजुकेशन आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, फिर उसके अंदर हेल्थ एंड वेलबींग फ्लरिश करती है. तो दीज आर द एलिमेंट्स दैट आई थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. थैंक यू. परफेक्ट. थैंक यू सो मच नौशीन, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समराइज किया, और हमारे वो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम अपने आज के प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं. पहले फेज पे हमने अभी बात की है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ हैप्पी हेल्दी फैमिली, और इसकी समरी कुछ यूँ बनती है कि हैप्पीनेस इज एक्चुअली अ रिलेटिव टर्म. हमने एक तस्वीर देखी थी शुरू में, और इत्तेफाक की बात है नौशीन, उस तस्वीर ने मुझे इमीडिएटली जो है ना एक फिल्म की तरफ वो ले गई थी, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, यू नो. तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है. हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने वो फिल्म देखी हुई है, और अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो देखिएगा. आपको उस फिल्म के जरिए वो जो पूरा एक कैरेक्टर है, उसकी जो जर्नी है, पता चलता है कि किस तरह से फैमिली एक यूनिट के तौर पर साथ चलती है, और किस तरह से वो आखिर में they turn out to be successful in their quest. So it's a wonderful movie. और समझ में ये आता है कि जो आपने बात अभी की कि how you communicate with each other, how you have a common objective. And I personally feel, नौशीन, कि अगर हमारे पास एक common objective हो, जैसे हम एक टीम की तरह काम करें. अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें हमें ये समझना बहुत जरूरी है, और इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे नाजरीन, कि जब हम फैमिली की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ किसी एक का रोल नहीं है, बल्कि इसमें पेरेंट्स,
ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिलीज. सो माजी हाल और मुस्तकबिल वाली जो सिचुएशन है, दे नीड टू बी स्ट्रीमलाइन बिकॉज हैप्पीनेस is a relative term, as Noshin said. It has to be a synchronized effort between mind, body and soul. Certainly इसमें finances भी ज़रूरी हैं, certainly इसमें education भी ज़रूरी है, लेकिन most of all you need to have a common objectivity, you need to have a clear communication and a dialogue between the family. Otherwise वो जो शायर ने कहा है कि किसी का हल किसी का मसला है, मोहब्बत अपना अपना तजर्बा है, बिल्कुल इसी तरह से सबके लिए खुशी जो है उसके अपने मानी होते हैं, अपनी डेफिनेशन होती है. हम जनरली बात कर रहे हैं, हम अपने दूसरे सवाल पर आते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को जब हम ग्लोबल और लोकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो उनके क्या कॉमन एलिमेंट्स होंगे अगर हम इस चीज पे मजीद बिल्ड करें. Okay. Again, very important question. जैसे हैप्पीनेस एक रिलेटिव टर्म है, ऐसे ही क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक रिलेटिव टर्म है. जब मैं लिटरेचर के अंदर हम बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कैंसर पेशेंट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एल्डरलीज और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ किड्स अंडर वॉर सिचुएशन, तो हर एस्पेक्ट के हवाले से क्वालिटी ऑफ लाइफ की इम्पोर्टेंस डिफरेंट है. जब मैं और इस पे मालूमात हासिल करना चाह रही थी और आई रिसर्च्ड अ लिटिल बिट कि एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, तो व्हाट आई लर्नड आउट ऑफ इट इज इट्स अ परसेप्शन. इट इज अ परसेप्शन जो अफेक्ट होता है आपके एनवायरनमेंट से. तो इस स्लाइड के ऊपर अगर आप देखें तो एक्चुअल में यही बात की गई है, विच इज कॉल्ड सिस्टम मॉडल. क्वालिटी ऑफ लाइफ अ सिस्टम मॉडल. हमारा कल्चर, हमारा इन्वायरमेंट हमें गाइड करता है कि हमें कैसी जिंदगी गुजारनी है. आप देखेंगे कि कोई शख्स अगर एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मूव होता है तो वो एसिमिलेट होता है, वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाता है तो अपने पहले कल्चर की वैल्यूज को ले जाता है और नए कल्चर की वैल्यूज को अपनाता है और फिर एक नए तरीके की जिंदगी गुजारता है. तो जो पहले उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो डिफरेंट थी और जब बाद में आई तो डिफरेंट हो गई. तो कल्चर का बहुत इम्पैक्ट है हमारी जिंदगी पे. अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे कल्चर की सीधा चीजें क्या है. सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टॉपिक से रिलेट करती है कि हम एक फैमिली यूनिट की तरह रहते हैं. एक्सटेंडेड फैमिली इज अ बिग कॉन्सेप्ट. हम यहाँ अपने पेरेंट्स को अपने हाल पे नहीं छोड़ते. वेस्टर्न ममालिक में जहाँ लोग अलग तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और चूँकि मेरा काम इस वक्त कनाडा में रहते हुए जेरियाट्रिक केयर एंड डिसेबिलिटी है, द कॉन्सेप्ट हियर इज़ कि आप 18 के हो जाते हैं तो देन यू हैव टू लिव योर ओन लाइफ एंड यू शुडंट बी लिविंग विद योर पेरेंट्स. और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि अब हमें टाइम मिले क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने डिसीजंस लें. तो ये बहुत कॉमन नॉर्म है कि माँ बाप के साथ बच्चे नहीं रहते और अगर वो माँ बाप के साथ रहना शुरू करते हैं तो इट्स अ कॉल्ड वेरी बिग डिसीजन कि वो दोबारा से अपने माँ बाप के साथ रहते हैं. बट हमारा कल्चर इज डिफरेंट जहाँ पेरेंट्स आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. छोटे बच्चों की नज़र से देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स का घर में होना इज असेंशियल और हम अपने पेरेंट्स को नहीं सोच सकते कि वो हमारे घर के अलावा कहीं और रहें. तो उस हवाले से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट है. हम चीज़ों को डिफरेंट परसेप्शन से देखते हैं. हमारे लिए फैमिली का परसेप्शन डिफरेंट है. इसी तरीके से आप डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें. डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से हम को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा अगर वो बायोलॉजिकल है तो. लेकिन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो इंक्लूड कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी रहने की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या हैं, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है. तो अगर आप नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान पे देखें और आप सदर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान देखें तो आपको वास्ट डिफरेंस नजर आएगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिफरेंट. बट देन अगेन जो नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में रहता है वो जब सदर्न में आएगा तो उसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट है क्योंकि नाउ इट इज अ कॉस्मोपॉलिटन
सिटी, अगर वो कराची में आते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल शेयर करूं, एज एन इंस्ट्रक्टर आई ऑलवेज फाउंड कि हमारे पास जब स्टूडेंट्स गिलगित बल्तिस्तान से आते थे, तो मैं उनकी स्टोरीज से बहुत इम्प्रेस होती थी कि वो स्कूल जाने के लिए 1-1 घंटे की पैदल वॉक करते हैं और पहाड़ों को चीरते हुए, दरियाओं को पार करते हुए वो स्कूल जाते हैं, इतनी डिफिकल्टी के साथ। एंड देन व्हेन दे कम टू AKU फॉर स्टडीज, उनके लिए ये दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। उनके लिए वहाँ पे अकोमोडेट होना डिफरेंट होता था, बट दे पिक्ड अप, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ भी बुरी नहीं थी, बट वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से दे वर लिविंग द लाइफ दैट अफेक्टेड देम पॉजिटिवली टू पिक अप द थिंग्स फ्रॉम न्यू कल्चर। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अ परसेप्शन, और अगेन ये अफेक्ट होता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से भी। तो किसी के पास अगर पैसे कम हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो शायद उसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ का वो ये समझेगा कि ये मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी नहीं है, मैं वो जिंदगी नहीं गुजार रहा हूँ जो मुझे गुजारनी चाहिए। तो ये फैक्टर्स जब अफेक्ट करते हैं किन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे, सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स, and family and friends are also perceptions. Okay? So these are the inputs goes to these components, which is family, friends, आपका work, आपकी community, आपकी अपनी health, well-being, कि मैं क्या सेहतमंद हूँ। सिर्फ बीमारी का ना होना सेहतयाबी नहीं है। कोई हो सकता है कैंसर से गुजर रहा हो, बट वो बहुत सेहतयाब हो, क्योंकि उसने लाइफ फुली गुजारी है, पूरी तरीके से जी है। सिर्फ इस वक्त कैंसर है उसे, बट एक इंसान होने की हैसियत से उसे जो भी करना चाहिए था उसने किया। इसी तरीके से एजुकेशन, किसी के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और किसी के लिए किसी डिप्लोमा या ट्रेड में जाके वोकेशनल ट्रेनिंग लेना और उसके फौरन बाद कमाना शुरू कर देना इज अ बिग थिंग, क्योंकि दैट्स व्हाट मेक्स देम a professional, or that makes them feel good about themselves कि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। And then spirituality, हर एक की spirituality different है, हर एक का spiritual well-being different है। So ये एक perception है। So affected by input, perception of people gives the sense of well-being। और जब ये sense of well-being होता है कि मैं जिंदगी में कहाँ खड़ा हूँ, मैं इस वक्त जो मुझे अचीव करना था वो मैं कर चुका हूं या नहीं, अगर नहीं तो वो अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो वो जो गोल्स बनते हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप एक गोल मीट करते हैं, आप देखते हैं बेहतरी आई लाइफ में, फिर एक गोल अचीव करते हैं, बेहतरी आई लाइफ में। और ये आउटपुट है फ्रॉम द इनपुट, हमारे अपने परसेप्शंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर इस मॉडल को देखें, और जो पहले मैंने शुरुआत में बात की थी, ये भी रिलेटिव है। इसमें भी सारा जो दारोमदार है वो सोच का है। जिस वक्त जहां मैं हूं, अगर मैं वहां खुश नहीं हूं, तो मैं वो खुशी हासिल करने के लिए क्या कर सकती हूँ? ये सवाल हर किसी को पूछना चाहिए। मैंने रिसेंटली पूछना शुरू किया अपने आप से, और अगेन मेरी लाइफ में बहुत सारे मेंटोर्स हैं, और बहुत ज़्यादा मेंटोर्स मुझे प्रोफेशनली भी मिले हैं, बट आई एम लकी इनफ टू हैव दैट मेंटोर्स फ्रॉम माय ओन फैमिली, कि आपकी खुशी क्या है, एंड फैमिली हेल्प्स यू टू फाइंड दैट हैप्पीनेस, और दैट ड्राइव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी भी मुझे अपनी लाइफ के बहुत सारे गोल्स मीट करने हैं जो मैंने अभी तक नहीं किए हैं, दैट समटाइम्स मेक मी अनहैप्पी, बट देन इट ड्राइव्स मी कि मैं उसके लिए स्ट्राइव करूं, मैं मेहनत करूं, मैं कोशिश करूं, ताकि जो गोल्स और ड्रीम्स है मेरे वो अचीव हों। तो चूंकि हम इस वक्त यहाँ फैमिली की बात करें, तो एज फैमिली हमें उन गोल्स को सपोर्ट करना है, जिस पे हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच नौशीन। और मेरा ख्याल है इस वक्त जो हमें नाजरीन सुन रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छी खुशहाल फैमिली के हवाले से जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो भी समझे, हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले समझा। मैं थोड़ा सा माहौल की सीरियसनेस को कम करने के लिए अगर कहूँ, तो अक्सर ये होता है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो माँ बाप ये कहते हैं कि बेसिकली आप बस मैट्रिक कर लीजिए, उसके बाद आपका मसला हल है, या ओ लेवल्स कर लीजिए, फिर आपका मसला हल हो जाता है।
अब जब आप वो कर लेते हो तो कहते हैं यार परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं है कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, बस अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया फिर तुम्हारी जिंदगी आसान है, फिर कोई मसला नहीं। जब आप कॉलेज में आ जाते हैं तो उसके बाद पता चलता है नहीं भाई, आप अच्छी परसेंटेज ले लेंगे तो आप या तो डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे, क्योंकि मैं जिस टाइम एरा से ताल्लुक मेरा है, तो अगर आपके अच्छे रिजल्ट लाते तो आप या तो सिर्फ डॉक्टर बनते थे या इंजीनियर बनते थे। और एग्जैक्टली फिर जब आप वो बन उसमें चले गए तो फिर आपने कहा नहीं, अब तो आपको जॉब करनी है, और तो आपको प्रोफेशनल डिग्री बड़े अच्छे यानी स्कोर से लानी चाहिए, मेरिट पे आपको आना चाहिए, वरना आपको जो है वो एडमिशन नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये सारा सिलसिला जो है वो एक रैट रेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात आज समझाई है हमें, और वो अच्छी बात ये है कि दिस इज ऑल रिलेटिव। ये सारी स्ट्रगल को हम बहुत ही पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। हमें पता है कि एक रास्ता है, उस पर चलना है। अब हम उसे रोते धोते तय करें या उसे हम हंसते हुए तय करें, उस रास्ते को उसी तरीके से उतने ही वक्त में तय होना है। पॉइंट ये है कि हाउ मच टॉल दैट जर्नी हैज टू टेक ऑन अस डिपेंड्स आवर ओन इंट्रिंसिक बिहेवियर टुवर्ड्स दैट इशू। तो जो सुनने वाले हमारे नाजरीन हैं उनके लिए यही है कि वो जो एक शायर ने कहा कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई, तो हमें थोड़ा सा उस रवैये को रखना चाहिए कि रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमारा जो एम है वो एक ऑब्जेक्टिव की तरफ रहना चाहिए। अगर हमारे बच्चों की एजुकेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए बेस्ट स्कूलिंग करें। अगर हमारी हेल्थ हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है तो उनके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा सवाल है और वो ये है कि आपके ख्याल में फैमिली यूनिट में अगर हम थोड़ा सा उसको करें कि माँ बाप, बच्चे या और लोग, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्या है? क्या बाप की जिम्मेदारी ज्यादा है या माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है? मैं एक जवाब तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है आप फिर ये कह दें कि ये रिलेटिव है। नहीं, ये रिलेटिव लेकिन नहीं है। थोड़ा सा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इसका एक वो चाहिए कि जिस माशरे में हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, आई नो इट्स हमारी अपनी कुछ बैकग्राउंड्स हैं, कुछ अपनी ट्रेड्स हैं, तो आप बिल्कुल क्या समझती हैं कि अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आजकल के जमाने के लिहाज से, तो हम उसको कैसे समझेंगे? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जो जरूरी है, और चूंकि मैं हेल्थ केयर से ताल्लुक रखती हूँ, हमेशा से मुझे जब मैं नर्सिंग कर रही थी तो मुझे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक बहुत अच्छा लगता था। इट जस्ट मेड मी एस्टॉनिश्ड, अमेज्ड, सरप्राइज एवरी टाइम कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी इतना इंटर रिलेटेड सिस्टम में काम करती है। और उसको देखते हुए, उसकी एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी कि अगर हम इंसानी जिस्म की एग्जाम्पल लें तो कौन सा ऑर्गन या कौन सा उजू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम सोचें। और हमारे नाजरीन जो सब देख रहे हैं वो भी अपने अपने तरीके से सोचें कि कौन सा उजू, क्या दिमाग? हाँ, बिकॉज दिमाग जो है वो सारे सिग्नल्स देता है दिल को कि, और फेफड़ों को, और सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को कि तुम्हें काम करना है। तो दिमाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट दिमाग को चलने के लिए भी खून की जरूरत है, तो वो तो दिल प्रोवाइड करता है। तो दिल अगर उसको खून देना बंद कर दे, जो कि मेडिकल इमरजेंसीज में ये नहीं कहा जाता कि दिमाग को सीपीआर दें, ये कहा जाता है दिल को स्टार्ट करें, क्योंकि अगर दिल चलेगा तो दिमाग चलेगा। इसी तरीके से सारे सिस्टम ऑर्गन्स अगर आप देखें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर दिल जो है वो खून प्रोवाइड करता है तो उसको साफ फेफड़े करते हैं। अगर वो खून साफ ना करें तो दिल अपना काम कर रहा है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, वो बाकियों के लिए मुजरे सेहत है। सो अगर हम इस एग्जाम्पल का सहारा लें तो हर ऑर्गन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हर फैमिली पर्सन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक सर्जरी की जाती है जब पित्ते में पत्थरी होती है। पित्ता बहुत छोटा ऑर्गन है, लिवर के पीछे छुपा हुआ रहता है। उसका काम है कि जो लिवर
बाइल बनाता है, एक सिक्रीशन बनाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे हाजमे के लिए। उस सिक्रीशन को कॉन्सेंट्रेटेड करता है ताकि उसमें वो सारे एलिमेंट्स हों, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हम लेते हैं उसको टाइमली डाइजेस्ट कर सकें और जिस्म के हर उस हिस्से तक पहुंच सके जहां उस एनर्जी की ज़रूरत है। इतना सा होता है पित्ता, छोटा सा बिल्कुल। लेकिन अगर उसमें पथरी हो जाती है तो उसे निकाल दिया जाता है। इतने छोटे से पित्ते का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और जब वो निकल जाए तो उसके बाद आप बहुत सारी अच्छे खाना जो इंजॉय करते हैं, जैसे तेल में तरतराती हुई चीजें, पराठे, टिक्के, बिरयानियां जो रोगनी होती हैं, वो थोड़ा सा हजम करने में हल्की फुल्की मुश्किलात आना शुरू होती है, बिकॉज अब पित्ता वहां नहीं है तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है। तो छोटा सा हिस्सा है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। तो इसी एग्जाम्पल को अगर लें तो 4 साल का बच्चा या 60 साल के दादाजी, हर किसी के पास अल्लाह मियाँ ने दिमाग दिया है और हर कोई इम्पोर्टेंट है। यहाँ किसी ने कमेंट किया था कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। ये एक बहुत आम फहम मुश्किलात हैं जो आज के दौर के पेरेंट्स को हैं, इंक्लूडिंग मी, जो हमारी जनरेशन है। जो मिलेनियल्स हैं, जो 1980 के बाद पैदा हुए हैं और उसके बाद जब जनरेशन जी आएगी, वो एक ऐसे दौर के पैदावार हैं कि जहां उनके पास अपने खुद के चैलेंजेस हैं। तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स अक्सर ये सवाल किया करते थे जब मैं वहाँ सेशंस लिया करती थी कि मेरा बच्चा फोन से हटता नहीं है, मैं क्या करूं? तो मेरा सवाल उनको ये होता था कि जब हम बच्चे थे तो हमारे पास फोन नहीं था और फोन उस वक्त आया हमारी लाइफ में, कंप्यूटर उस वक्त आया हमारी लाइफ में जब हम ग्रो अप कर चुके थे और हम अडेप्टेबिलिटी फेज में थे। तो हमने वो दौर भी देखा है जो बगैर फोन और कंप्यूटर्स और इंटरनेट के था, और हमने वो दौर देखा है जो अब ट्रांजिशन कर चुका है टेक्नोलॉजी में। पर इन बच्चों की नजर से देखें, ये तो पैदा ही इस दौर में हुए हैं। इनके लिए लाइफ का मतलब ही ये है टेक्नोलॉजी। आज एक बच्चा अगर खाने की टेबल पे बैठता है और खाना नहीं खाता है तो उसको खाना खिलाने के लिए हम मोबाइल दे देते हैं कि वो बैठा रहे तो वो खाना खा सके। इट इज अ नेचुरल वे जिसमें हम ट्रांजिशन कर चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो बच्चे का कसूर नहीं है अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने वो दौर देखा जब हम अपने पेरेंट्स के पास अवेलेबल थे। लेकिन अब बच्चा नहीं है तो हमको ऐसा लगता है ये क्यों नहीं है। तो मेरा सवाल पेरेंट्स से ये होता है कि अगर आप इस दौर में पैदा हुए होते जहां आपके पास हर वक्त फोन होता, इंटरनेट होता, बात करने के लिए घर वालों से ज्यादा बाहर की दुनिया के लोग होते। आज देखें हमारे पास हमारे इन पर्सन दोस्त कम है, बट नाइजीरिया के अंदर मेरा एक दोस्त होगा, या यूरोपियन कंट्री में मेरी एक दोस्त होगी जिसको मैं चैट कर सकती हूँ। और हम पेन पेन फ्रेंड्स हुआ करते थे, एक जमाने में खत लिखा करते थे। अब वो दौर नहीं है, मिनटों सेकंड्स के अंदर आप फॉलोअर्स बनाते हैं, आप लोगों को ऐड करते हैं, आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं और वो सारी नॉइज उनकी तरफ से आपके पास आ रही होती है। इट्स अ चैलेंज। और इस चैलेंज के अंदर अगर हम ये सोचें कि बच्चे को कुछ नहीं पता, तो बच्चे को क्या कुछ नहीं पता ये सोचें आज के दौर में। तो एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट। जो बुजुर्ग हैं वो विजडम लाते हैं, उसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है, पीरियड। देयर इज नो नेमुल बदल। वो जो विजडम लाते हैं दैट्स इम्पोर्टेंट, वो ट्रिकल होनी चाहिए फैमिलीज में। जो पेरेंट्स हैं वो यूनिट है जो जोड़ के रखते हैं फैमिली को, जो स्ट्राइव करते हैं कि फैमिली चलती रही है, पहिया चलता रहे। और बच्चे आज के दौर के सिखाते हैं। उस दिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में थी, जूम मीटिंग में, और मैंने वो जूम मीटिंग अपनी तरफ से इनिशिएट की थी और सामने पार्टिसिपेंट को मैं चाहती थी कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करें। मुझे ये पता था कि मैं एज अ होस्ट अपनी स्क्रीन कैसे शेयर कर सकती हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं उसे कैसे ये राइट दूँ। मैंने अपने सेटिंग में गई, मैंने कोशिश की, मुझे नहीं पता चला। और जब मैं उसको बोल रही थी कि मुझे नहीं पता चल रहा है मैं कैसे तुम्हें स्क्रीन शेयर करूं, तो एक काम करो, हम ना दूसरी कॉल पे जाते हैं, दूसरे दिन बुक करते हैं। और मेरे बेटे ने जो 11 साल का है उसने ये ओवर हियर किया एंड ही जस्ट केम
और उसने मुझे विस्पर करके बोला कि मामा सिर्फ आप नीचे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है उसमें जाओ और उसको क्लिक करो तो शेयर स्क्रीन आएगा, उस पर सिर्फ टिक कर दो। एंड आई डिड दैट और ये हो गया। नाउ दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि हम हमेशा ये सोचें अगर कि बच्चे को कुछ नहीं पता तो ये गलत होगा, क्योंकि बच्चे को शायद बहुत कुछ पता होता है, क्योंकि वो जिस तरीके से दुनिया को देख रहा होता है उस तरीके से हम नहीं देख रहे होते हैं। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, everybody in the family is important and nobody is relative here. Everybody's role is extremely crucial in the family. नाजरीन, यहाँ हमारा पहला फेज खत्म होता है और यहाँ हमारा जो एक तरह का टेक अवे बनता है वो ये बनता है कि अपने मौजूदा हाल पे कनात करके खुश रहना और बेहतरी की जुस्तजू करना और मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को लेके चलना, ये खानदान की खुशहाली के कुछ इंडिकेटर्स हैं which ultimately leads to quality of life. ऑब्वियसली यहाँ हमने एक जनरल डिस्कशन किया, अब हमारा थोड़ा स्पेसिफिक डिस्कशन होने जा रहा है क्योंकि दिस इज मोर रेलेवेंट टू आवर करंट सिनेरियो व्हिच इज बेसिकली क्राइसिस किस तरह के होते हैं, एक फैमिली किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करती है। ये वाली फैमिली जो हमने कहा कि एक खुशहाल फैमिली है, किस तरह से एक मजबूत फैमिली, एक मजबूत घराना, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली के तौर पर एक टीम की हैसियत से क्राइसिस का सामना कर सकती है। तो नौशीन से हम ये पूछेंगे कि आपके ख्याल में जो क्राइसिस होते हैं उनको थोड़ा सा आप डिफाइन कीजिए, जो इम्पैक्ट करते हैं फैमिली को एज अ यूनिट एंड द फैमिली मेंबर्स एज इंडिविजुअल, और किस तरह से वो इंडिविजुअल अफेक्ट फैमिली इफेक्ट बनता है एंड किस तरह से वो डिस्टर्ब करता है एक पूरे माहौल को और अल्टीमेटली सोसाइटी को। ये एक बहुत बुनियादी सवाल है और नाजरीन की खास तौर पर यहाँ हमें तवज्जो चाहिए क्योंकि दिस इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी रेलेवेंट एंड दैट डिटरमिन्स द रोल ऑफ फैमिली और अ हाउस होल्ड अपॉन सोसाइटी। नौशीन। थैंक यू कामरान, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। और आजकल के दौर के हिसाब से जहाँ पैंडेमिक इज टेकिंग सो मेनी लाइव्स अवे, और इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे है और इट्स फेसिंग सिमिलर चैलेंजेस, चाहे वो एक डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे वो एक अंडर डेवलप कंट्री हो, चाहे वो एक डेवलप्ड सुपर पावर हो। एवरीबडी इज डीलिंग विद दिस क्राइसिस सिमिलरली। एक जैसे इश्यूज हैं, सबके अलग अलग लेवल्स हैं बट सबके एक जैसे इश्यूज हैं। सो इस चीज को समझने के लिए डायनामिक्स ऑफ क्राइसिस को समझना थोड़ा सा जरूरी है, और उसके हवाले से हम देखेंगे कि इस वक्त हम किस फेज में हैं। सो सबसे पहले कोई भी क्राइसिस लाइफ में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, विद इन फैमिली हो या आउटसाइड फैमिली हो, हमसे ताल्लुक ना रखता हो, किसी और से ताल्लुक रखता हो, जैसे कि वॉर्स होती हैं, तो हमारे मुल्क को नहीं अफेक्ट कर रही हैं, किसी और को कर रही हैं, बट ये उनके लिए क्राइसिस है। पॉवर्टी शायद किसी एक तबके को अफेक्ट नहीं करती है, बट जिसको अफेक्ट करती है वो उससे गुजरता है। बट अल्टीमेटली अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ये चीज ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करती है। जो आज एक के साथ हो रहा है वो कल दूसरे के साथ होगा, और आई थिंक इस पैंडेमिक ने हमें एज अ ह्यूमन रेस सिखाया है कि ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है, कोई भी अफेक्ट हो सकता है। इस वक्त बहुत सारे बिजनेसेस जो जिनका कोई मुकाबला नहीं था वो इस वक्त शट है, दे आर बैंकरप्टेड, दे आर क्लोज नाउ। जैसे कहते हैं ना पासा पलटना, तो इस पैंडेमिक ने पासे पलट दिए हैं। तो क्या डायनामिक्स हैं वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले प्री क्राइसिस, जो कि प्रोड्रोमल फेज है, जिसके अंदर क्राइसिस अभी आया नहीं है बट आने का खदशा है। तो जिस वक्त ये पहली मर्तबा हमें पता चला कि पैंडेमिक है, हमने सोचा, दुनिया ने सोचा, और हमसे मुराद ये दुनिया ने सोचा कि ये तो इस वक्त सिर्फ एक मुल्क तक मुहित है, हम तक नहीं आएगा। डिड नॉट रियलाइज द सिवियरिटी ऑफ इट। और जब तक इस सिवियरिटी को समझना शुरू किया, और वो हमारे लिए प्री क्राइसिस फेज था, अगर प्री क्राइसिस फेज को अच्छे से हैंडल किया होता तो शायद ये और कंटेन होता,
इसमें अभी भी एबिलिटी है इसी तरह से कंटेजियसली फैलने की। हमें हिस्ट्री ने सिखाया है, जब स्पेनिश फ्लू आया था और जब दूसरे क्राइसिस की अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें, तो हर क्राइसिस जो है वो किसी एक लम्हे में आके दोबारा से रिअकर होता है, जैसे हम इस वक्त सेकंड फेज में हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। और अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम अपनी गलतियों से बहुत क्विकली लर्न नहीं करते हैं। तो जो चीज़ स्पेनिश फ्लू के टाइम पर हुई थी, वो चीज़ दोबारा से हमें देखने को मिल रही है। शायद हम इससे जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स सेम है। तो प्री क्राइसिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक इन एनी सिचुएशन। सो फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली के अंदर अगर आप देखते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, जैसे कि पेरेंट, वो सिक हो रहा है, उसकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है और वो ब्रेड अर्नर है, तो प्री उस क्राइसिस को आने से पहले रोकने के लिए क्या जरूरी है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हों, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। दादा को भी हार्ट डिजीज थी, परदादा को भी हार्ट डिजीज थी, फैमिली में बहुत सारी डेथ बिफोर द नॉर्मल एज इस बीमारी से हो चुकी है। सो यू नो कि यू आर एट हाई रिस्क। तो उस क्राइसिस को वहीं पे हैंडल करना बहुत जरूरी है। और अगर वहां नहीं होता है तो देन आप क्राइसिस फेज में चले जाते हैं, दैट इज एन एक्यूट फेज। पेंडेमिक से इसका अगर कनेक्ट करें तो शायद हम अब तक क्राइसिस फेज में हैं, अभी तक हम एक्यूट फेज में हैं, क्योंकि ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। अगर आप देखें, मैं बहुत परेशान थी जब हम वो डाटा रिव्यू कर रहे थे, तो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा, आई थिंक 2 दिन पहले सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड केसेस आए हैं। इसका मतलब ये है कि अब तक जितना कुछ चल रहा था उससे ज्यादा केसेस आए हैं। तो वी आर सेकेंड वेव इज ऑलवेज बिन थॉट टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड वन। सो हम अब तक क्राइसिस फेज में हैं। और अगर हम फैमिली की एग्जांपल लें, तो जब वो क्राइसिस आ गया कि अब वो ब्रेड अर्नर कमाने के काबिल नहीं रहा, तो somebody has to pick up the task। तो वहां पे हार्मनी चेंज हो जाती है। नाउ somebody has to pick up the task, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है कि अगर दिल अपना काम नहीं करता है, तो जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर और नसें बनना शुरू हो जाती हैं, जिसको कहते हैं कोलैटरल सर्कुलेशन, ताकि जितना भी खून आए वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो। और दिल को वो कोलैटरल सर्कुलेशन बनना शुरू हो जाती है कि दिल अपने आप को बहुत सारा खून प्रोवाइड कर सके, क्योंकि अब वो वीक काम कर रहा है। तो जिस्म एक बहुत अमेजिंग मिरेकल है, इसकी एग्जांपल से हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। तो क्या है एडेप्टेबिलिटी। सो क्राइसिस के अंदर एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है कि हम उसको रिएक्ट कैसे करते हैं। सो हर एक को जो यूनिट में है अपना रोल संभालना है। नाउ जो ब्रेड अर्नर था वो बीमार है, अब वो नहीं जा सकता है काम पे, और अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो somebody has to take up। वो एक 18 साल का बच्चा भी हो सकता है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और उसने कभी बाहर जाके कमाया नहीं है। he needs to find or she needs to find what he or she can contribute to the family at that time, what his or her role। एक वुमेन का क्या रोल है, इसीलिए कहा जाता है कि वुमेन का तालीम याफ्ता होना, उसका सेल्फ रिलायंट होना, उसका इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है। क्योंकि घर संभालना ही जो एक पेट्रियार्कल थॉट है, वो औरत का काम नहीं होना चाहिए। तो कैसे पिच इन करते हैं सब टू हेल्प, जैसे इस क्राइसिस फेज में एवरीबडी इज ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर। एंड देन ये क्राइसिस थोड़े अरसे रहता है, ये शॉर्ट टर्म भी है, ये लॉन्ग टर्म भी है। आप देखें हिस्ट्रीज हैं लोगों के पास, स्टोरीज हैं। आप उस दौर में जाएं 2000 में, जब हमारे पास हमारे अफगान भाई आए थे और माइग्रेट करके, कितनी स्टोरीज थी। 50 साल का स्ट्रगल है उस क्राइसिस का, कितना क्रॉनिक क्राइसिस है। सो क्लीन अप फेज इज अ फेज जहां पर आप दोबारा से जिंदगी की तरफ लौट रहे होते हैं, आप ट्राई करते हैं कि आप दोबारा से नॉर्मेलिटी की तरफ आए। शायद वो न्यू नॉर्मल हो कि अब आप वो नहीं कमा सकता है, तो अब घर के दूसरे लोग जो है वो साथ में जुड़ेंगे और हेल्प करेंगे ताकि फैमिली सस्टेन रहे। सो एवरीबडी विल पिक देयर रोल जो उन्होंने नहीं सोचा था। तो दैट विल बी अ न्यू नॉर्मल। एंड देन क्राइसिस रेजोल्यूशन फेज वो फेज होगा जिसमें आप ये देखेंगे कि अगर फ्यूचर में दोबारा ये क्राइसिस आए
तो क्या करेंगे कि इस क्राइसिस में हम दोबारा ना जाएं? तो वो वाला फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त, जब हम इस वक्त अक्यूट फेज में हैं, हमें क्राइसिस रेजोल्यूशन के बारे में अभी से सोचना चाहिए। और आई थिंक हमारे इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, दे ऑल आर हेल्पिंग अस टू फाइंड कि क्राइसिस रेजोल्यूशन कैसे होगा, और उस पर हमें दूरअंदेशी के साथ सोचना चाहिए। So this is something that I think it's very, very important for a family to go through a crisis successfully. Thank you so much, Nausheen.